हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली मॉर्निंग में 9 से 10 हमारी इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या कवर कर लिया था। हमने शुरू किया था हर्यक वंश, मगध साम्राज्य के बारे में। बेसिकली हमने शुरू किया था किसके बारे में? मगध साम्राज्य के बारे में हमने शुरू किया था। और मगध साम्राज्य में हमने कहानी देख ली थी कि किस तरीके से पहला वंश आया था। ठीक है, कौन सा पहला वंश आया था? हर्यक वंश आया था। और इसमें भी हमने कहानी देख ली थी कि एक और वंश था, बृहद्रथ नाम से एक और वंश आया था, लेकिन उसके हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले, इसलिए हम उसको नहीं मानते हैं। पहला वंश किसको मानते हैं? हम हर्यक वंश को मानते हैं। पहला वंश जो आया था वो कौन सा माना जाता है? हर्यक वंश माना जाता है। ठीक है, चलो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। और पितृहंता क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ ज्यादातर बच्चों ने अपने पिता की हत्या की और राजा बने। जैसे इसके पहला राजा, हर्यक वंश का पहला राजा या मगध साम्राज्य का पहला राजा बोला जाए तो नाम क्या आता है? बिंबिसार। ठीक है, नाम क्या आता है इसमें? बिंबिसार का नाम आता है, बिंबिसार। ठीक है, और बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? इसके खुद के पुत्र ने, अजातशत्रु ने। इसकी हत्या किसने कर दी थी? अजातशत्रु ने। ये हमने चीजें याद कर ली थी। अजातशत्रु, अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी? बहुत बढ़िया, याद हो रही हैं चीजें। ठीक है, याद करते हुए चलना है साथ में। अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी थी? उदयन ने। उदयन के 3 बेटे थे, अनिरुद्ध, मांडा करके या मुंडक। ये दोनों नाम याद नहीं रखने हैं, लेकिन तीसरा नाम याद रखना है। कौन था? नागदशक। ये नाम याद क्यों रखना है? क्योंकि ये इस वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, तो किसी भी वंश के पहला राजा और अंतिम राजा याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, पहला राजा और अंतिम राजा आप लोगों को याद रखना है। तो हर्यक वंश का पहला राजा कौन सा था? बिंबिसार। और हर्यक वंश का आखिरी राजा नागदशक। अजातशत्रु का नाम तो ऑलरेडी याद हो गया होगा। क्यों? क्योंकि इसने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। याद आ रहा है? कहां पे करवाई थी पहली बौद्ध समिति? राजगृह में करवाई थी। राजगृह को ही गिरिब्रज। अच्छा, राजगृह किसकी राजधानी थी? किस महाजनपद की राजधानी थी? बहुत बढ़िया, किसकी राजधानी थी? मगध। मैंने सारी राजधानी याद करवाई थी। ठीक है, जिससे पूछूंगा वो बताते जाना। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। छेदी की राजधानी? छेदी। पहली बार सुन रहे हो नाम? छेदी। अरे बिल्कुल था, छेदी या छेदी दोनों सेम नाम मिलते हैं। क्या राजधानी थी इसकी? छेदी। छेद करना है तो शक्ति चाहिए, शक्तिमती। लास्ट क्लास में थे ना आप, है ना? हाँ, तो छेद करना है तो क्या चाहिए? शक्तिमती। कुरु देश की राजधानी? कुरु महाजनपद की राजधानी? कुरुक्षेत्र। पांडव, अंधे का बेटा अंधा। अरे पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया था। पूरी कहानी सुनाया तो था मैं। पांडवों ने क्या बनवाया था? इंद्रप्रस्थ। तो उससे याद रखो, कुरु की राजधानी क्या होगी? इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। कुरु की राजधानी क्या हो जाएगी? इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। ठीक है, और चलो और बताओ। कौशांबी की राजधानी? हाँ, कौशांबी क्या होगी? वध। अब मैं राजधानी बोलूं या महाजनपद बोलूं, आपको दोनों चीज याद होनी चाहिए। ठीक है ना, दोनों चीज याद होनी चाहिए। कौशल, कुशल हो। पूरी बस्ती कुशल। आप लास्ट क्लास में नहीं थे ना? हाँ, पूरी बस्ती कुशल थी तो क्या था? श्रावस्ती। याद आ रहा है ना? पूरी बस्ती कुशल है तो क्या थी? श्रावस्ती। और क्या क्या चीजें थी? और हमारे कौन से महाजनपद बच गए? ठीक है, अगर देखा जाए और कौन से महाजनपद, हाँ, तो अब याद रखेंगे अश्मक। अश्मक की राजधानी? पोटली। बहुत बढ़िया, अश्मक की राजधानी क्या होगी? पोटली। गांधार की राजधानी? गांधार। धार करनी है, तक्षशिला। याद रखो, 1-2 बार में याद हो जाएगा। ठीक है, गांधार, तक्षशिला। आशीष, अवंती। अवंती की राजधानी? उज्जैनी और महिष्मती। बाहुबली वाला महिष्मती है ना, लेकिन उसका इससे कोई संबंध नहीं है। सूरसेन, भुवनेश्वर। क्या थी? मथुरा। मधुर से हमने सूरसेन याद किया था, है ना? मत्स्य की राजधानी? लास्ट में थे ही नहीं। हाँ, मत्स्य, विराटनगर। ठीक है, बड़ी मछली थी, मत्स्य की राजधानी। पांचाल की राजधानी? काम्पिल्य। बहुत बढ़िया। अहिच्छत्र और काम्पिल्य, उत्तरी की अहिच्छत्र, दक्षिणी काम्पिल्य। काम्पिल्य याद रखोगे, इजी हो जाएगा। ठीक है ना? मल्ल की राजधानी?
कुशावती, बहुत बढ़िया। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशावती। वज्जी, वैशाली, वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। तो इस तरीके से हमने 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां याद कर लिए थे। और पहला वंश कौन सा था हमारा? हर्यक वंश। हर्यक वंश में हमने देख लिया था बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन, ये तीनों ने आपस में हत्या हत्या करके राजा बन गए थे। उदयन के 3 बेटे, क्या नाम था? नहीं याद रखो तीनों बेटे का नाम, बस तीसरे बेटे का नाम याद रखना है। पहले का नाम था अनिरुद्ध, दूसरे का मुंडक। इसका नाम याद रखोगे कौन सा? नागदशक। क्यों? क्योंकि ये इस वंश का अंतिम राजा है, लास्ट राजा है। और ये तीनों की तीनों नकारा थे, ठीक है ना, तीनों की तीनों काबिल नहीं थे। कौन? उदयन के तीनों बेटे अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, ठीक है। तो नागदशक के समय में क्या हुआ? मैंने आप लोग को सामंत वाली चीजें बताई थी। इन्हीं का सामंत हुआ करता था शिशुनाग। इन्हीं का कौन हुआ करता था? सामंत हुआ करता था, है ना। और इजी समझने के लिए समझ सकते हो आप लोग, सेनापति जैसी एक पोस्ट, ठीक है, सामंत हुआ करता था। और शिशुनाग ने ही इसको मतलब लोगों ने ही मदद की और शिशुनाग ने नागदशक को हटा दिया। और यहां से शुरू होता है हमारा कौन सा वंश? नागवंश या शिशुनाग वंश। यहां से कौन सा वंश शुरू होता है? शिशुनाग वंश, ठीक है ना। चलो, शिशुनाग वंश में उतनी इंपॉर्टेंट चीजें शिशुनाग ने नहीं की, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर शिशुनाग वंश में आती है तो शिशुनाग का बेटा जिसका नाम था काल अशोक। शिशुनाग का बेटा कौन था? काल अशोक। और काल अशोक क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत बढ़िया, इसी ने द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, ठीक है। कहानी के रूप में, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, अभी कहानी जैसी चलती रहेंगी, समझते रहना, ठीक है। तो हर्यक वंश की तो कहानी हो गई। हर्यक वंश का आखिरी राजा नागदशक को हटा के कौन आ गया? शिशुनाग आ गया। शिशुनाग वंश यहां से शुरू होता है। शिशुनाग वंश का संस्थापक खुद शिशुनाग है, इसलिए कहीं कहीं इसको शिशुनाग ना लिख के नागवंश लिख दिया जाता है, ठीक है। ईयर फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी 413 ईसा पूर्व से 395 बीसीई या ईसा पूर्व। इसने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। कल मैंने आप लोगों को बताया था एक कहानी कि अवंती एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसको कोई नहीं जीत सका था, ठीक है। क्यों नहीं जीत सका था? क्योंकि जब तक वहां पे चंड प्रद्योत महासेन था, चंड प्रद्योत का नाम आया था ना, चंड प्रद्योत था, तब तक उसको कोई भी नहीं जीत सका था। और चंड प्रद्योत बिंबिसार के समय में था। यहां देखो, चंड प्रद्योत कहां था? बिंबिसार ने अपने राजवैद अवंती नरेश चंड प्रद्योत के यहां भेजा था, ठीक है। तो जब तक इनके युद्ध चल रहे थे चंड प्रद्योत को कोई नहीं जीत पाता था, लेकिन एक बार चंड प्रद्योत को पी लिया हो गया था, ठीक है। तो इसी बिंबिसार ने अपने मतलब जो डॉक्टर होते ना, पर्सनल डॉक्टर, तो इनका पर्सनल डॉक्टर था जिनको राजवैद बोला जाता था, जीविका, क्या नाम था? जीविका। जीविका को इनके यहाँ भेजा, नाम नहीं लिखा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जीविका को इनके यहाँ भेजा, किनके यहाँ? चंड प्रद्योत के यहाँ भेजा। इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और लंबी कहानी है, ठीक है। चलो, तो चंड प्रद्योत के यहाँ भेजा। फिर चंड प्रद्योत को जब ठीक हो गया चंड प्रद्योत, तो बिंबिसार के साथ थोड़ा मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए। लेकिन चंड प्रद्योत की मृत्यु के बाद ही कोई अवंती को अपने यहाँ शामिल कर सका, अदरवाइज अवंती को कोई भी अपने यहाँ शामिल नहीं कर पाया था, ठीक है। अवंती एक शक्तिशाली राज्य था, लेकिन शिशुनाग वंश तक आते आते चंड प्रद्योत की मृत्यु हो गई और अवंती को मगध में शामिल कर लिया गया। क्लियर है? इसने अपनी राजधानी कहां बनाई? वैशाली, ठीक है। द्वितीय बौद्ध समिति किसने की थी? काल अशोक ने। कहां हुई थी? वैशाली हुई थी। राजधानी देखो क्या बन चुकी है? वैशाली। और जस्ट शिशुनाग के बारे में इतना ही है, और कुछ ज्यादा खास नहीं आता है, बस याद रखना है शिशुनाग नागवंश का प्रथम राजा था। ये वाला पॉइंट भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। राजधानी इसने क्या कर ली? पाटलिपुत्र से किसको बना ली? वैशाली को बना ली, ठीक है ना। चलो, यहां तक क्लियर हुआ है ना। लिख लोगे, लिखते हुए चलोगे। दूसरा वंश कौन सा चल रहा है? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का पहला राजा शिशुनाग, या नागवंश का ही पहला राजा कौन हो चुका है? शिशुनाग हो चुका है। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लिखते हुए चलोगे, ठीक है ना। तो पहला राजा कौन हो चुका है? शिशुनाग। शिशुनाग का बेटा काल अशोक, बोलते हुए भी चलना है। शिशुनाग का बेटा कौन था? काल अशोक। शिशुनाग का बेटा काल अशोक, ठीक है, काल अशोक था, ठीक है। काल अशोक अथवा इसको काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ये सिर्फ एनसीईआरटी में मिलने वाला है, इसलिए इसको लिख लो। इसको किस नाम से जाना जाता है? काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 395 से 367 बीसीई, ठीक है। चलो, इसने अपनी राजधानी फिर से क्या कर ली थी? पाटलिपुत्र कर ली थी। लेकिन कब? द्वितीय बौद्ध समिति करने के बाद। इसके शासन काल में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से याद कर चुके हैं। स्वर्णिम, बताओगे आप द्वितीय बौद्ध समिति के अध्यक्ष कौन थे?
महाकश्यप। सभाकामी कौन थे? सभाकामी। ठीक है, आप बताओगे तृतीय बौद्ध समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्यों? तृतीय बौद्ध समिति के अध्यक्ष, बहुत बढ़िया, मोगली पुत्र। देखो तृतीय में 3 नाम तोड़ के याद कर लो ना, मोगली, मोगली तो याद होगा, ठीक है ना। चलो सबने देखा ही होगा मोगली वाली कहानी बचपन में, ठीक है। तो मोगली पुत्र तिसा, 3 तरीके से हमने याद करे थे। तीसरी बुद्ध समिति के कौन थे? मोगली पुत्र तिसा। आप बताओगे चौथी बौद्ध समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, चौथी बौद्ध समिति, बहुत बढ़िया, चौथी बौद्ध समिति। और बहुत बढ़िया, वासुमित्र और अश्वघोष। महाकश्यप चौथी के थे, तो पहली के कौन थे? ठीक है, पहली के कौन थे? महाकश्यप। अक्सर मैच द कॉलम में आता है, ये सारी चीजें एकदम याद कर लो, याद करवाया हूं क्लास में, रिवीजन करना बस, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया है ना। तो इनका बेटा किसका? शिशुनाग का बेटा कौन था? काल अशोक था। और काल अशोक के काल में एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है द्वितीय बौद्ध संगति या समिति या मीटिंग या बैठक, जो भी बोलना चाहो आप लोग, ठीक है ना। ईयर याद होगा आप लोगों को, ईयर क्या था? 383 बीसी। देखो बीच में आ रहा है 383 बीसी, ठीक है ना। तो अब लिंक करते हुए चलना, हमने बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ चुके हैं। तो काल अशोक का काल कौन सा था? 395 से 367 बीसीई। उसी दौरान इसने क्या करवाई थी? द्वितीय बौद्ध समिति करवाई थी। याद हो रहा है? पहला वंश हर्यक वंश, पहला वंश, दूसरा वंश शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। अंतिम राजा नागदशक, ठीक है। नागदशक के बाद जो पहला राजा आया कौन है? नाग, नाग कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना, उधर नाग इधर नाग मिक्स मत कर देना, ठीक है। यहाँ का पहला राजा कौन है? शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग का बेटा काल अशोक। शिशुनाग का बेटा कौन है? काल अशोक है, ठीक है। चलो, तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आती है किसमें? काल अशोक के समय में। काल अशोक ही याद रखोगे, ठीक है। चलो अब यहां पे 1-2 इंफॉर्मेशन ऐड करो जो यहां दी नहीं गई है ना। इस वंश का आखिरी राजा, इस वंश का आखिरी राजा, लास्ट रूलर ऑफ नागवंश या शिशुनाग वंश, लास्ट रूलर कौन था? नंदी वर्मन, या कहीं कहीं इसका नाम महानंदी वर्मन भी मिलता है। क्या मिलता है? नंदी वर्मन या महानंदी वर्मन, ठीक है। ये बहुत अय्याश काइंड ऑफ राजा था महानंदी वर्मन, उतना अच्छा राजा नहीं था। 2 ही महत्वपूर्ण राजा थे, और इस महानंदी वर्मन की एक नाजायज संतान थी, ठीक है। उसको इसने क्या करके रखा था? वो नाजायज संतान, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली, तो बहुत ही अच्छा वॉरियर था, बहुत अच्छा लड़ाकू था। तो इसने उसको अपना सेनापति बना लिया था। इसने क्या किया था? उस बच्चे को अपने क्या बना लिया था? अपना सेनापति बना लिया था। उस लड़के का नाम था महापद्मनंद। क्या नाम था? महापद्मनंद। इस महापद्मनंद इनका सेनापति भी था और इनके पुत्र भी था, है ना। इस महापद्मनंद ने नंदी वर्मन की क्या कर दी? हत्या कर दी, ठीक है ना। और हत्या करने के बाद एक नया वंश शुरू हुआ, कौन सा? नंद वंश। कहानी समझ में आ रही है? यहाँ से सीरीज में कहानी चलेगी, ठीक है ना। हमने क्या देखा? शिशुनाग वंश चल रहा है, नागवंश, शिशुनाग का बेटा काल अशोक, इस वंश का आखिरी राजा नंदी वर्मन बोलो या महानंदी वर्मन बोलो। अब इस महानंदी वर्मन की एक पुत्र था जिसको उसने सेनापति बना लिया था, लेकिन नाजायज पुत्र पर हम इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये पहला वंश आ रहा है जो गैर क्षत्रिय है, ठीक है ना। ये वंश कौन सा है? शूद्र। पता नहीं कितने बार किन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है कि पहला शूद्र वंश कौन सा था? महापद्मनंद, ठीक है ना। पहला शूद्र वंश पूछता और पहला ब्राह्मण वंश भी पूछता है, जो हम आगे देखेंगे। तो अभी तक ये क्षत्रिय चल रहे थे, पहला गैर क्षत्रिय वंश आया है जो कौन सा है? नंद वंश। समझ में आ गया? पहला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा है? नंद वंश। और नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद, याद रहेगा। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। और अगर बात करें शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन है? लास्ट रूलर कौन है? तो याद रखोगे महानंदी वर्मन या नंदी वर्मन। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया है ना।
आगे बढ़े, महानंदी वर्मन की कहानी समझ में आ गई होगी। इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा कौन सा वंश, नंद वंश। इसके बाद कौन सा वंश शुरू होता है, नंद वंश। नंद वंश का ये जो राजा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने कई उपाधि धारण कर रखी है, बहुत सारी उपाधियां मिली हैं इसको। क्यों मिली है, क्योंकि था भी शक्तिशाली, ठीक है, इसने सारे क्षत्रियों का अंत कर दिया था उस समय पे, इसलिए इसको एक उपाधि मिली थी सर्व छत्रांतक। क्या उपाधि मिली थी, सर्व छत्रांतक। दी गई होगी शायद, ठीक है, नहीं दी गई होगी तो लिख लेना, इसको उपाधि क्या मिली थी, सर्व छत्रांतक, लिख लो इसको। सर्व छत्रांतक, ठीक है ना, इसको जो उपाधि मिली थी क्या थी, सर्व छत्रांतक, सारे क्षत्रियों का अंत करने वाला, सर्व छत्रांतक, ठीक है। और इसने बहुत बड़ी टेरिटरी बना ली थी अपनी, ठीक है ना, इसके समय महापद्म नंद ने क्या किया, बहुत बड़ी टेरिटरी बना ली थी, इसलिए इसको एक और नाम से जाना गया, एक छत्र। किस नाम से जाना गया, एक छत्र के नाम से भी जाना गया, या एक राट के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसने अपना शासन बहुत ज्यादा फैला लिया था, इसलिए इसकी ये तीन उपाधि मत भूलना, डायरेक्ट पूछता सर्व छत्रांतक के नाम से प्राचीन भारत में किसको जाना जाता है, तो आंसर आएगा क्या, महापद्म नंद। और दो उपाधि और है, एक छत्र और एक राट। इसमें पूरा एक छत्र समझते हो, मतलब पूरे मगध साम्राज्य में बहुत बड़ा मगध साम्राज्य कर लिया था, और एक छत्र मतलब एक राजा हुआ करता था उस समय। कौन था, महापद्म नंद। और खास बात यह है कि ये पहला गैर क्षत्रिय था, पहला गैर क्षत्रिय। कौन से समाज से आता था, तो शूद्र वंश से आता था, शूद्र वर्ण का था, ठीक है। चलो, इसी ने पहली बार, कलिंग बहुत बार आएगा आप लोगों को, कलिंग की विजय कोई कर नहीं पाया है, ठीक है। मध्यकालीन भारत तक कलिंग 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 आते रहेगा, मध्यकालीन तक हम देखेंगे, ठीक है। इसने पहली बार कलिंग की विजय की तथा यहाँ नहर भी खुदवाई। इसने पहली बार कलिंग की विजय की है और यहाँ नहर खुदवाई है। अब किसको पता है नहर खुदवाई है, तो ये एक अभिलेख मिलता है, एक क्या मिलता है, एक उल्लेख मिलता है, कहाँ पे, कलिंग के जो राजा थे खारवेल, उन्होंने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, हाथी गुम्फा अभिलेख कहां, तो कलिंग का राजा, किसके द्वारा, खारवेल के द्वारा। सारी चीजें पूछी गई हैं। क्या मिला है, अभिलेख में यह पाया गया है कि इसने यहाँ पे क्या बनवाया था, एक नहर बनवाई थी, नाहर नहीं नहर बनवाई थी, ठीक है ना, क्या बनवाई थी, नहर बनवाई थी, ठीक है, लिख लेना। ही कंस्ट्रक्टेड अ कैनाल, ठीक है, इन एरिया ऑफ कलिंग। इसके अभिलेख, इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं, इनका इंस्क्रिप्शन मिलता है हमें, अभिलेख मिलता है, इंस्क्रिप्शन मिलता है कहां से, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। क्या लिखोगे, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, है ना। किंग कौन, राजा खारवेल। कौन था, राजा खारवेल, ठीक है। कहां का, कलिंग का राजा था। कहां का राजा था, कलिंग का राजा था। तो इसको ऐड करते चलोगे, अ किंग ऑफ कलिंग नेम्ड खारवेल, है ना, इंस्क्राइब द इंस्क्रिप्शन नोन एज हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, इन विच इट इज मेंशन्ड दैट ही, कौन, महापद्मनंदा, कंस्ट्रक्टेड अ कैनाल इन कलिंग। क्लियर हो रहा है, महापद्मनंद ने क्या बनवाया था, एक नहर बनवाई थी, कहां पे, कलिंग में, और इसके साक्ष्य मिलते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख से। समझ में आ गया। पुराणों में इसे एक छत्र और एक राज शासक भी कहा गया है। पाणिनि जिन्होंने अष्ट अध्यायी की रचना की है, वो इनके बहुत अच्छे लिखा है। रचना क्या की है पाणिनि ने, अष्ट अध्यायी की। अभी देखोगे आप लोग, पाणिनि ने इसके बहुत अच्छे क्या थे, मित्र थे, ठीक है ना। पाणिनि ने इसके क्या थे, बहुत अच्छे मित्र थे। समझना, अब यहां से थोड़ी सी कहानी चलेगी, कहानी सुनते चलो, ठीक है। और इसने शासन को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि इसका जो पुत्र हुआ वो एक नंबर का अय्याश था, जिसका नाम क्या था, धनानंद। इसको मतलब सब कुछ पका पकाया मिल गया, तो इसने कोई मेहनत की ही नहीं। किसने, धनानंद ने। ये बस शासन के भोग विलास में रह गया, धनानंद। ये किस में रह गया, शासन के भोग विलास में रह गया, अपना शासन बढ़ाने की कोई कोशिश ही नहीं की, है ना। और इस ही दौरान, इसी समय में, धनानंद के थोड़ा पहले समय में भारत में विदेशी आक्रमण शुरू हो चुके थे। भारत में कौन से आक्रमण शुरू हो चुके थे, विदेशी आक्रमण शुरू हो चुके थे। विदेशी में दो विदेशी आते हैं, एक ईरान वाले और एक यूनान वाले, मतलब ईरानियन एंड ग्रीक, ठीक है ना। ईरान और यूनान वाले दो तरीके के अलग अलग क्या आते हैं, विदेशी आक्रमण, ठीक है। तो यहां से दो पैरेलल कहानी चलती है, यहां से कैसी कहानी चलती है,
दो पैरेलल कहानी चलती है ना। धनानंद ने मतलब इतनी दुश्मनी पाल ली थी कि इसको हराने के लिए एक नहीं दो लोग लगे हुए थे। एक तो लगे हुए थे जैसे ये जो विदेशी, उनसे बेसिकली इसने दुश्मनी नहीं पाली थी, विदेशी वालों को अपना साम्राज्य फैलाना था, ठीक है। उसकी कहानी अभी देखेंगे। अभी कहानी देख रहे हैं हम, ये धनानंद इतना ही याश था, इसको मतलब ही नहीं रहता था लोगों से, ठीक है। ये क्या करता था, एक तो मतलब इसको पिता से सारी संपत्ति मिल गई तो लोगों की बेइज्जती बहुत करता था। इसने किसकी बेइज्जती करी, चाणक्य की। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, जिसको आप लोग नाम से अलग अलग नाम से जानते हो, है ना। इसको चाणक्य ने गए इनके पास। चाणक्य टीचर थे भाई, बहुत बेहतरीन वाले, समाज शास्त्र वाले, एकदम पॉलिटिकल साइंस वाले टीचर थे। तो ये इसके पास गए और जब गए तो बोले कि सर देखो आपके यहाँ शासन, इसमें ये प्रॉब्लम है, सही कर लो। तो ये भाई अपने नशे में इन्होंने बोला तुम मुझे सिखाओगे, ठीक है। उनको लात मार दिए, भगा दिए। तब किसने, कौटिल्य ने ये शपथ ली थी कि जब तक इसको गद्दी से नहीं हटाऊंगा तब तक अपनी शिखा बांधूंगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद किसने, कौटिल्य ने तैयार किया एक लड़के को जिसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर यहां से चंद्रगुप्त मौर्य किस तरीके से धनानंद को हराते हैं वो कहानी आती है। थोड़ी सी कहानी सुना देता हूं, लेकिन पढ़ना हमें यहाँ पे विदेशी आक्रमण है, क्योंकि विदेशी आक्रमण पहले शुरू हो चुके हैं, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आता है। तो कहानी कुछ ये होती है कि जब धनानंद बेइज्जती कर देता है विष्णुगुप्त की, तब क्या होता है, विष्णुगुप्त एकदम मतलब कौटिल्य या चाणक्य, जो आप लोग को नाम सही लगे वो बोल सकते हो, तो चाणक्य एकदम बदले की भावना में रहते हैं कि नहीं बदला तो लेना है, इसको शासन गद्दी से हटाना है ना। तब वो तैयार करते हैं किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना। और कुछ कबीले वालों को मिलकर एक छोटी सेना तैयार करते हैं, जिसके पास सेना बहुत थी, क्योंकि पिताजी ने बहुत सारा धन दे दिया था इसको, ठीक है। तो सेना ट्राइब्स जो आसपास की जो जनजाति थी उनको इकट्ठा करके ये डायरेक्ट चले जाते हैं पाटलिपुत्र अटैक करने, ठीक है। और बहुत बुरा हारते हैं। कौन हारते हैं, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, बहुत बुरा हारते हैं। तब इन्हें मतलब अब हार के किसी तरीके से भाग आके अपनी जान बचाते हैं। अपनी जान बचाते हैं, आते हैं एक गांव में शरण लेते हैं। तो अब गांव में एक माँ बच्चे को डांट रही होती है। क्या डांटती है, मतलब वो खाते वक्त उसका हाथ जल जाता है तो डांट रही होती है कि ऐसे नहीं खाना चाहिए, क्या करो जब चावल गर्म है तो बीच से नहीं खाना चाहिए, कहाँ से खाना चाहिए, किनारे से खाना चाहिए। तो इस बात से विष्णुगुप्त दिमाग लगा लेते हैं, ठीक है, कि अभी खाना गर्म है, मतलब धनानंद का शासन बहुत बड़ी सेना है उसके पास, घोड़े, हाथी, बहुत बड़ी सेना है ना। तो हम डायरेक्ट बीच उसकी राजधानी में जाके आक्रमण करेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। हमें कहां से आक्रमण करना चाहिए, किनारे के क्षेत्रों को लेना चाहिए, ठीक है। तो यहां से विष्णुगुप्त को दिमाग आया, चाणक्य को दिमाग आया, और वो फिर लेके चले गए किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। कहां पे चले गए भाई, एकदम वेस्टर्न साइड लेके चले गए, ठीक है ना। और वेस्ट साइड से जब जीतते हुए आए हैं तो फिर धीरे धीरे धनानंद का साम्राज्य खत्म कर दिया। समझ में आ रहा है कहानी। फिर यहाँ पे कहानी शुरू होगी किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमें देखना होगा क्या, विदेशी आक्रमण, ठीक है ना। फॉरेन इन्वेडर्स यहाँ पे आए हैं, जिसमें एक जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, और भी पूछे गए डेरियस वगैरह। फिर जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना इधर उधर से तो हमें लगता है अरे यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, है ना। डेरियस का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन डेरियस चीजें मिलती नहीं है आपको, डेरियस का है। फिर हम बोलते हैं ये डेरियस है क्या, ठीक है। तो ये डेरियस कौन है, अभी नाम आएगा यहाँ पे, देखोगे आप लोग, ठीक है। डेरियस वगैरह का हम एक ही नाम पढ़ते हैं इस दौरान पे, अलेक्जेंडर। लेकिन अलेक्जेंडर ही एकमात्र नाम नहीं है, यहाँ पे 2-4 नाम और आते हैं, ठीक है, जिसको अभी हम देखेंगे। तो फिलहाल रिवीजन करें हम किस चीज का, एक बार रिवीजन करते हैं। तो हमने देखा हर्यक वंश तो याद हो गया। हर्यक वंश के बाद आज हमने देखा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक वंश में ही आ गया, कौन था, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक। कालाशोक के समय में एक ही इंपॉर्टेंट चीज हुई है, क्या हुई है, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध काउंसिल हुई है, ठीक है ना। अब इसके बाद इस वंश का अंतिम राजा कौन था, नंदी वर्मन। अरे बोलना है, कौन था, नंदी वर्मन या महानंदी वर्मन, ठीक है ना, दोनों सेम ही नाम है, ठीक है। इसी का पुत्र जो इसका सेनापति भी था उसका नाम क्या था, महापद्म नंद। अब महापद्म नंद ने जिस वंश की शुरुआत की उस वंश को क्या बोलते हैं, नंद वंश, ठीक है। महापद्म नंद बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल रूलर था, ठीक है। पहला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चंस कैसे आएंगे। पहला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा है, अभी रिवीजन करते चलो भाई। पहला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा, नंद वंश, ठीक है ना। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद। नंद वंश के संस्थापक कौन है, महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक है, ठीक है। अब महापद्मनंद के पुत्र का नाम क्या है, धनानंद। महापद्मनंद के पुत्र का नाम, नंद वंश का आखिरी राजा
धनानंद, नंद वंश का आखिरी राजा धनानंद। कुछ खास कार्य इसने किया ही नहीं है तो इसके बारे में पढ़ेंगे क्या हम, ठीक है ना। धनानंद ने कुछ भी खास कार्य किया ही नहीं है, ठीक है, इसलिए उसके बारे में कुछ भी पढ़ने को नहीं आता है, ठीक है। धनानंद ने कुछ भी खास कार्य नहीं किया धनानंद के लिए, इसीलिए हमें कुछ भी उसमें पढ़ने को नहीं मिलता। और यहां से शुरू होता है दो आक्रमण, मैंने अभी आप लोग को बताया कौन सा, ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। इनको इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप यहीं से लिख लो, ईरानियन इन्वेजन और ग्रीक इन्वेजन। ईरानियन इन्वेजन और ग्रीक इन्वेजन, यहां से ये दो चीजों की कहानी शुरू होगी प्राचीन भारत में। देखो यूनानी आक्रमण 326, आप सिर्फ इसके बारे में पढ़ लेते हो, है ना। अलेक्जेंडर आया, भारत कब आया, 326 आया, कौन से दर्रे से आया, खैबर दर्रे से आया, बस काम खत्म। मृत्यु कहाँ हुई, बेबीलोन में हुई, है ना। कौन सी उम्र की आयु में, 32 साल की आयु में इसकी मृत्यु हो गई। बस इतना हम पढ़ लेते हैं और खत्म हो जाता है हमारा क्या, मतलब इन्वेजन। नहीं, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, थोड़ी सी मैप के साथ ये सारी चीजों को, कहानियों को समझने की कोशिश करना। बेसिकली ये जो इन्वेजन शुरू हुए, ये इराक आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। ये मैप देखो, इराक दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये इन्वेजन, ये जो ग्रीक वाली जो चीजें चल रही थी वो इधर पे चल रही थी। ग्रीक वाली चीजें कहाँ चल रही थी, यहाँ चल रही थी। और ईरान ये दिख रहा है आप लोगों को, ईरान वाली चीजें कहाँ चल रही थी, ये ईरान है, यहाँ पे ये ईरान वाली चीजें चल रही थी। दिख रहा है ना भाई, क्लियर। चलो ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रीक वाली चीजें चल रही थी और यहाँ पे ईरान वाली चीजें चल रही थी, ठीक है। ईरान वाली चीजें यहाँ पे चल रही थी। अब देखोगे आप ईरान को, तो बेसिकली ईरान वालों ने इस पूरे क्षेत्र पे, टेरिटरी पे कब्जा ऑलरेडी कर लिया था। और अगर यहाँ ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टेरिटरी थी वो कौन सी आ रही थी, इंडिया की आ रही थी कि भाई इनको भी तो अब अटैक करना था। तो नेक्स्ट टेरिटरी कौन सी आ रही थी, इंडिया की आ रही थी कि अब यहां से अगर आगे बढ़ेंगे तो कहां जाएंगे, इंडिया ही आएंगे, ठीक है। और इंडिया के पास था बहुत सारा वेल्थ, बहुत सारा पैसा। बेसिकली ईरान वालों ने यहाँ पे अपनी 19-20 टुकड़ियां बना के रखी थी, है ना। इस तरीके से टुकड़ी अलग अलग, मतलब समझ लो अलग अलग स्टेट्स बना के रखे थे, ठीक है। और जो 21वां 22वां नंबर आ रहा था वो किसका आ रहा था, यहाँ पे उन्होंने कांधार वगैरह को कैप्चर कर लिया। ईरान वालों ने आक्रमण करके, डेरियस वगैरह ने आक्रमण करके कांधार वगैरह को कैप्चर कर लिया। अभी कहानी है, बस मैप के हिसाब से समझते चलो, ठीक है। तो जितना टैक्स, जितना पैसा इन क्षेत्रों से आ रहा था ना, उसका 1/3 केवल इधर से आ रहा था। मतलब टोटल जो इनको पैसा मिल रहा था वो इनको 1/3 ऑलरेडी केवल इस जगह से मिल रहा था और बाकी 2/3 इधर से। तो इनको समझ में आया यार कि इधर वाले लोग तो बहुत अमीर हैं, ठीक है। तो सिर्फ 2 जगह क्षेत्र में अटैक करने के बाद हमें इतना पैसा मिल रहा है। अगर हम इन क्षेत्रों को कैप्चर कर लेंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा, है ना। और बात यह है कि यहीं से आक्रमण क्यों हो रहे थे, यहां से आक्रमण हो नहीं सकते थे। किस कारण से, हिमालय के कारण से। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे तो खुद ही छोटे छोटे शासक थे, इसलिए यहां से आक्रमण नहीं हो सकते थे। पानी के रास्ते में अभी उतना विकसित चीजें हुई नहीं थी, इसलिए पानी वाली चीजें भी अभी आक्रमण नहीं हो सकती थी। तो एक ही रास्ता बच जाता है, कौन सा, पश्चिम उत्तर इसको बोला जाता है। पश्चिम उत्तर आक्रमण, मतलब पश्चिम और उत्तर के बीच का ये जो आक्रमण, नॉर्थ वेस्ट वाला, ठीक है ना। तो नॉर्थ वेस्ट साइड से ये क्या शुरू हो गए, आक्रमण शुरू हो गए। समझ में आ रहा है ना। दूसरा रीजन क्या था ये आक्रमण होने का, समझना, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वाली चीजें हैं। दूसरा रीजन ये था यहाँ पर आक्रमण होने का कि भाई यहाँ के लोग आपस में लड़ने में बिजी थे, कोई यूनिटी नहीं थी। जैसे यहाँ पे देख रहे हो एक राज्य चल रहा है, यहाँ पे एक राज्य, यहाँ कांधार वाले अपने काबुल से लड़ रहे हैं, काबुल वाले कांधार से लड़ रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, धनानंद आपस में लोगों से लड़ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे एक यूनिटी नहीं थी। तो ये सारी चीज इन्हें समझ में आ गया था कि भाई यहाँ के राजा तो आपस में लड़ने में बिजी हैं, तो क्यों ये अच्छा समय है कि हम उन पे जाके क्या कर दें, आक्रमण कर दें और यहाँ पे अपना क्या ले आए, एक छत्र राज ले आए। क्योंकि एक छत्र राज किसी का था नहीं। महापद्मनंद के बाद भी धनानंद एकदम शांत हो चुका था। ये उसी का समय का बात चल रही है, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक। तो मैप के हिसाब से देखोगे तो आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि ये ग्रीक और यूनान, मतलब यूनान और ईरान वाले थे कहां के। क्लियर हो रहा है अभी, ठीक है ना। तो ये ग्रीक वाले थे, यूएई वाली कंट्रीज जो आज के समय में है, सऊदी अरेबिया वगैरह, और ईरान तो आप लोग को आज भी ईरान वहां पे है ही, ठीक है। इस साइड से आक्रमण होना शुरू हुआ है। किसके समय में शुरू हुआ है, तो नंद वंश के समय में शुरू हुआ है। किसके समय में आक्रमण शुरू हुआ है, नंद वंश के समय में ही आक्रमण शुरू हो गया। और देखो नंद वंश के समय तक कितना फैला लिया था किसने,
महापद्म नंद ने कितना बड़ा क्षेत्र कर लिया था, दिख रहा है। और अशोक के समय में तो अभी पूरा ये यहां तक हो जाएगा, थोड़ा सा साउथ इंडिया बचेगा और ये अशोक के समय का राज आ जाएगा, ठीक है। अशोक के समय का बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो महापद्म नंद ने भी बहुत बड़ा क्षेत्र ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन धनानंद, वही है ना, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अब भाई बेटा उनका संभाल नहीं पाया इन सारी चीजों को, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। सबसे पहला जो ईरानियन आक्रमण हुआ है उसको हकमानी आक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हकामनी या हकमानी आक्रमण भी बोलते हैं। यहाँ पे भी आप आ की मात्रा लगा सकते हो, हकमानी आक्रमण बोला जाता है। ये जो हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है, हम हिंदू हैं, है ना, कहां से हुई है? बेसिकली इन लोग इस तरफ के क्षेत्र को बोलते थे सिंधु नदी के क्षेत्र। क्या बोलते थे? सिंधु नदी के क्षेत्र। और अगर आप लोग जैसे कई बार देखते होंगे नुक्ता, नुक्ता जानते हो? नुक्ता हिंदी में हम पढ़ते हैं नुक्ता। किसी भी शब्द के नीचे अगर ये लग जाए तो इसी को क्या बोलते हैं? नुक्ता। जैसे फिर हम कागज बोलते हैं, कागज, फिर उसको कागज नहीं बोलते, कागज, क्या बोलेंगे? कागज। नुक्ता, वो थोड़ा सा स्लैंग चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे सा को हा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सा को हा बोला जाता था, हा बोला जाता था। तो सिंधु बदल गया किसमें? हिंदू में। और यहां से हिंदू वाली चीजों की शुरुआत हुई कि इस क्षेत्र में जो पाए जा रहे हैं वो कौन है? हिंदू। यहां से हिंदू की चीजों की शुरुआत हुई है, ठीक है। फिर धीरे से हिंदू से हिंदुस्तान, समझ में आ रहा है ना। तो ईरानियन और ग्रीक की देन है जो सिंधु को क्या बोलते थे? हिंदू बोलते हैं। तो खुद सोचो हिंदू वाली चीज कहां से आई है? हिंदू वाली चीज यहां से आ रही है। क्लियर हो रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? ठीक है। चलो इसके आगे की देखेंगे तो ईरानियन आक्रमण को क्या बोला जाता था? हकमानी आक्रमण बोला जाता था, ठीक है। इसके आगे देखो, ईरानियन आक्रमण या हकमानी आक्रमण, नाम दो याद रखने हैं आपको। पहला नाम याद रखोगे साइरस द्वितीय। क्या नाम याद रखोगे? साइरस द्वितीय, ठीक है ना। 558, ये टाइमलाइन याद रखने की जरूरत नहीं है। ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया, लेकिन ये क्या था? असफल था। लेकिन ये क्या था? असफल था। तो ये नाम याद रखोगे, सर्वप्रथम किसने आक्रमण करने की प्रयास किया है? साइरस द्वितीय ने प्रयास किया है, लेकिन ये क्या हो गया था? फेल हो गया था, असफल था ये, ठीक है ना। ये क्या हो गया था? असफल था। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता किसको प्राप्त हुई है? डेरियस, जो अभी तक मैं नाम बोल रहा था, किसको प्रथम सफलता प्राप्त हुई है? डेरियस द फर्स्ट बोला जाता है, डेरियस फर्स्ट को। अगर आप लोग हॉलीवुड मूवीज देखते होंगे तो एक मूवी है 300 करके, नाम सुने हो? 300, ठीक है। 300 करके एक मूवी है। इस मूवी में डेरियस की चलचित्र दिखाया गया है ना। ईरान और यूनान तरफ के लोग हैं ये। और इस मूवी में किसके बारे में बताया गया है? डेरियस के बारे में बताया गया है। कोई जरूरी नहीं है हमसे रिलेट नहीं, देखने मत लग जाना जाके, ठीक है ना। तो इतना काफी है, समझ में आ गया। तो पहला ट्राई साइरस ने किया है और साइरस के बाद, लेकिन वो क्या हो गया था? फेल हो गया था, असफल हो गया था। ही failed on this expedition। लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेडिशन किसने किया है? फर्स्ट सक्सेसफुल अगर एक्सपेडिशन की बात करें तो वो किसने किया है? डेरियस प्रथम, डेरियस द फर्स्ट ने इसको सबसे सक्सेसफुल आक्रमण किया। और किसको जीत लिया? कांधार वगैरह, कांधार काबुल वाले, जो अभी मैंने आप लोगों को मैप में दिखाया था, ये वाला जो चीज है यहाँ पे क्या पड़ता है? कांधार पड़ता है पाकिस्तान में। गांधार नरेश शकुनी, है ना, उन्हीं का क्षेत्र कांधार, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। यहाँ पे क्लियर हुआ ये? तो पहले दो नाम याद रखना है। पहला नाम याद रखोगे साइरस, दूसरा नाम याद रखोगे डेरियस, ठीक है ना। ईरान वाले हैं। कहां वाले हैं? ईरान, या इनको हकमनी या हकमानी भी बोला जाता है, ठीक है। देखो प्रथम 516 ईस्वी पूर्व में सर्वप्रथम गांधार को, अभी मैं बता रहा था वही, किसको जीता? गांधार को जीता, ठीक है। गांधार को जीतकर, गांधार आप लोगों के लिए नया नहीं होगा, अगर महाभारत थोड़ी बहुत देखे होगे तो गांधार नरेश शकुनी को बोला जाता था, ठीक है। तो गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है ना। फारसी साम्राज्य में मिला दिया था। यहां से एक और नाम मिलता है। ये सारे साक्ष्य कहां से मिलते हैं? हेरोडोटस के अनुसार। हेरोडोटस आप लोग याद किए होंगे कई बार। हेरोडोटस की किताब क्या नाम था? हिस्टोरिका, हमने देखे हुए हैं पहले। हेरोडोटस के अनुसार पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। भारत का पश्चिमोत्तर, अभी मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट साइड से जो चीज कहानी बताया हूं वही आएगी अभी। पश्चिमोत्तर भाग, गंधार, सिंध और कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक, हटाक, हाटक, कुछ भी याद कर लो, हाटक है वैसे, ठीक है ना। तो कंबोज की राजधानी हाटक, हम याद कर चुके, 16 महाजनपद में से एक है। तो गंधार, कंबोज, द्वारा इन सब क्षेत्रों में क्या कर लिया? आक्रमण करके इन सारे क्षेत्र को मिला लिया। साम्राज्य का 20वां प्रांत था, अभी मैंने बताया 20 प्रांत थे, उसके बाद 21-22 में इनको ले आया, तो ये उसके साम्राज्य का 20वां प्रांत था। यहां से अकेले उसको कितना आता था? 360 टैलेंट मुद्रा, है ना, टैलेंट,
टैलेंट, TALENT, वो वाला टैलेंट नहीं है, ये टैलेंट मुद्रा, ठीक है। इस तरीके की मुद्राएं यहाँ से प्राप्त होती थी, 360 टैलेंट मुद्रा, जो कि 1/3 थी, बाकी उसके पूरे 19-20 क्षेत्रों से, ठीक है, बहुत ज्यादा मिलती थी, ठीक है। चलो, प्रथम 3 महत्वपूर्ण अभिलेख, ये बिल्कुल याद नहीं रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उसने वहां, डेरियस ने वहां पे अभिलेख बनवाए हैं, ठीक है ना। डेरियस ने कहा अपने ईरान वाले क्षेत्र में बनवाए, लेकिन एनसीईआरटी में इसका उल्लेख मिलता है, इसलिए हमने यहाँ मेंशन किए हैं। नाम क्या है? बेहिस्तून, पहला नाम क्या है? इंग्लिश में लिख लो तो थोड़ा इजी हो जाएगा, बेहिस्तून, ठीक है। पर्सिपोलिस, दूसरा नाम क्या मिलता है? पर बोलो भाई, पर्सिपोलिस, अदरवाइज फिर बोलने में दिक्कत होगी। नक्शे रुस्तम, तीसरा नाम क्या मिलता है? नक्शे रुस्तम, ठीक है। इन नाम को बोलने में दिक्कत होगी अगर देख के पढ़ोगे, इसलिए बोल लो। पहला नाम क्या है? बेहिस्तून, पहला नाम क्या आता है? बेहिस्तून, दूसरा नाम क्या आता है? पर्सिपोलिस, ठीक है, दूसरा नाम क्या आता है? पर्सिपोलिस, और तीसरा नाम क्या आता है? नक्शे रुस्तम। याद नहीं रखना है, एक बार पढ़ लो, हल्के से माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा तो बेटर रहेगा, ठीक है, कि भाई ये सारी चीजें ईरानियन तरफ ये अभिलेख पाए गए। क्या है ये अभिलेख? कहां गए? अभिलेख पाए गए। क्या है ये? अभिलेख है, ठीक है ना। इंस्क्रिप्शंस, दे आर दी इंस्क्रिप्शंस ऑफ इरानियंस, दे आर द इंस्क्रिप्शंस ऑफ ईरानियन। बस इनको अच्छा अलग से याद नहीं करना है, एक माइंड में रहना चाहिए कि हाँ भाई, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम जैसी कोई चीज हुई है जहां पे ये सारे साक्ष्य मिलते हैं कि पहले इन सारी चीजों को कैप्चर किया गया, यहाँ पे पैसा बहुत था, बहुत सारा पैसा आ रहा था। क्लियर हो गया है ना। नाम क्या है? फिर से बोलो, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम। आंख बंद करके बोलने की कोशिश करो, यहीं याद करके छोड़ देना इसको। क्या नाम है? बेहिस्तून, पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम, ठीक है ना। ये 3 नाम यहीं याद करके यहीं पे छोड़ दोगे। क्लियर हुआ यहां तक भाई? समझ में आ गया? आगे देखेंगे हम, ठीक है। ईरानियन आक्रमण के बारे में देखो, नए मार्गों की खोज की, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। क्या क्या फायदा हुआ है यहाँ पे देख रहे हो, भारत को क्या मिला है, भारत को क्या प्रभाव पड़े वो देख रहे हैं। व्यापार को प्रोत्साहन मिला, भाई व्यापार वाली चीजें शुरू हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट खरोष्टी लिपि, आप लोग आगे पढ़ोगे, और अरमाइक लिपि, स्क्रिप्ट। क्या है ये? स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट? पहली है खरोष्टी स्क्रिप्ट और अरमाइक स्क्रिप्ट। अरमाइक स्क्रिप्ट, इसकी भारत में शुरुआत हुई। आगे ये आपको याद करना ही है, क्यों? क्योंकि अशोक ने जब अपने इंस्क्रिप्शन लिखा है तो इन्हीं लिपियों में भी लिखा है, ब्राह्मी लिपि में भी है, खरोष्टी लिपि में भी है, अरमाइक लिपि में भी है। समझ में आ रहा है ना। तो वहां आपको ये नाम याद करने ही पड़ेंगे। तो ये देन किसकी है? ये इन लोगों की देन है। जो अभिलेख की बात आती है, वो अभिलेख भी हमने कहां से लिया? इन लोगों से ही सीखा हमने कि हाँ भाई, पत्थरों में अभिलेख क्या होते हैं? पत्थरों में चीजों को लिख देना, ठीक है। अभिलेख देख लो, पत्थरों में चीजों को लिख देना, है ना। तो हमें अभिलेख के बारे में भी यहीं से पता चला है। अब चाहे पत्थर में लिखो, चाहे आप अपना स्तंभ बनाओ और स्तंभ में लिखो, तो स्तंभ अभिलेख कहला जाते थे, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया है ना। तो कौन सी 2 लिपि बोलो? खरोष्टी और अरमाइक लिपि। पढ़ो जरा। पश्चिमोत्तर भारत में दाईं से बाईं, राइट से लेफ्ट ही लिखते थे इसको भी, राइट टू लेफ्ट लिखी जाने वाली खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है, अभी हम अशोक में देखेंगे। ईरानियों की अरमाइक लिपि से प्रेरित है। तो दोनों लिपियों का साक्ष्य मिलते हैं अशोक के इंस्क्रिप्शंस में, अभिलेख में। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट चीजें जो आई वो थी वास्तुकला। नेक्स्ट चीजें जो कौन सी आई? वास्तुकला। मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जैसे अशोक कालीन स्मारक, विशेषकर घंटे के आकार के गुंबद, कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूप पर आधारित थे। गुंबदनुमा स्ट्रक्चर की बात करें या फिर इस तरीके से डोम शेप्ड की बात करें, तो वो सारी चीजें कहां से आए थे? यही ईरान तरफ से ही आए थे। अशोक के शासनकाल में प्रयुक्त शब्दों में भी ईरानी प्रभाव देखा जा सकता है। बहुत सारे इफेक्ट यहां से पड़े थे भारत में। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें जो आप लोग ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए बस, कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, खरोष्टी और अरमाइक वाली चीजें। क्लियर है ना। बाकी ये पॉइंट्स याद रखो, जो पीएससी वाले हैं उनके मेंस के लिए काम आ सकती हैं ये चीजें, ठीक है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? चलो, आगे देखेंगे। ये था किसके बारे में? ईरानियन आक्रमण के बारे में। लेकिन ईरानियन आगे नहीं बढ़ पाए, यहां से आगे बढ़े ही नहीं ईरान, ठीक है ना। वो अभी हमने देखे कांधार, सिंध, ये सारी चीजें, ठीक है। ईरान ये कांधार, सिंध, कंबोज, इनके आगे बढ़ ही नहीं पाए। क्यों नहीं बढ़ पाए? उनके अपने रीजन थे, है ना। रीजन क्या थे? ये ग्रीक वालों ने उन पर यहां आक्रमण कर दिया था।
ठीक है, ग्रीक वालों ने कहां आक्रमण कर दिया था, यहां आक्रमण कर दिया था। और उस समय एक व्यक्ति बहुत उभर के फेमस हुआ, वो कौन था, अलेक्जेंडर। ठीक है, उस समय एक व्यक्ति बहुत उभर के फेमस हुआ, अलेक्जेंडर, जो मात्र केवल कितने 20 साल की उम्र में क्या बन गया था, राजा बन गया था। और 32 साल में तो उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो जितना फेमस हुआ है वो 32 साल में तो सब कुछ कर कुरा के डेथ भी हो गई उसकी। समझ में आ रहा है ना, राजा कितने साल की उम्र में बन गया था, 20 साल की उम्र में वो क्या बन गया था, राजा बन गया था। और यहाँ पर जब आक्रमण हुआ ईरानियों का, तो इन लोगों को वापस यहाँ आके अपनी चीजें संभालनी पड़ी। ठीक है, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए। अलेक्जेंडर ने ये पूरा चीज क्षेत्र को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। दिख रहा है, ये पूरे क्षेत्र को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। और फिर धीरे से कहां एंटर हो रहे थे, ये आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे कहां एंटर हो रहे थे, इंडिया में एंटर हो रहे थे। क्लियर हो रही है यहाँ पे चीजें, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये सारे पीडीएफ्स आप लोग को एप्लीकेशन में मिलेंगे, संकल्प स्टडी सर्कल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आप इंडियन हिस्ट्री के बैच में जाओगे तो आपको कंटेंट में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम किसके बारे में, थोड़ा सा यूनानी आक्रमण, ग्रीक इन्वेजन के बारे में। किसके बारे में देख रहे हैं हम, ग्रीक इन्वेजन। ठीक है, चलो ग्रीक इन्वेजन के बारे में देखेंगे तो पहले ही नाम आ जाता है किसका, अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर ने ये सारी चीजें की शुरुआत की है। ठीक है, लिखते हुए चलो, ये सारी चीजों की फोटोज वगैरह मत लो, थोड़ा थोड़ा लिखते हुए चलोगे तो ये सारी चीजें याद होती रहेंगी कि अलेक्जेंडर सबसे पहले ग्रीक इन्वेजन वाला था। किसका बेटा था, तो फिलिप का बेटा था। किसका था, फिलिप द्वितीय का बेटा था ये, फिलिप द्वितीय इसका पुत्र था, है ना। ये मकदूनिया कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, टफ क्वेश्चन बनाना है तो ये नाम दे देगा, मकदूनिया। फिर हम परेशान हो जाएंगे कि ये कहां था, है ना। ये यहां से आते हैं, मकदूनिया साम्राज्य के थे कौन, फिलिप। और फिलिप का बेटा था कौन, अलेक्जेंडर। फिलिप की हत्या वहीं के लोगों ने कर दी, मकदूनिया के लोगों ने विद्रोह में हत्या कर दी, है ना। देखो इसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद कौन राजा हुआ, सिकंदर इसका पुत्र था। अलेक्जेंडर को सिकंदर बोलते हैं। ठीक है, और सिकंदर का जन्म 356, ये तो ऐसे फैक्ट वाली चीज हो गई, ध्यान रख लेना। और इसके बाद 20 साल की आयु में ही कौन बन गया, देखो लगभग 20 वर्ष की अल्पायु में ही सिंहासन पर बैठा कौन, सिकंदर। अलेक्जेंडर पिता की मृत्यु के बाद, है ना। किसका शिष्य था, तो अरस्तु। कई थ्योरीज पढ़ते हो आप लोग अरस्तु की। अरस्तु को किस नाम से जाना जाता है, एरिस्टोटल। ठीक है ना, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं हम, है ना। अलेक्जेंडर किसका शिष्य था, अरस्तु एरिस्टोटल का शिष्य था। ठीक है, चलो अब 326 के समय तक तो अलेक्जेंडर जो था वो वापस जाने लगा था। ठीक है ना, सिकंदर का भारत का आक्रमण लगभग 326 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन इसमें 326 तक वो क्या करने लगा था, वो वापस जाने लगा था। समझ में आ रहा है ना, 326 तक तो एंड हो गया था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में कौन सा शासन था, नंद वंश का शासन था। ठीक है ना, मगध में कौन सा शासन था, नंद वंश का शासन चल रहा था। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, यहां से 2-3 चीज बस याद रखोगे। ग्रीक साम्राज्य कौन सा, मकदूनिया। ठीक है, ग्रीक साम्राज्य कहां का, मकदूनिया। राजा का नाम फिलिप, राजा का नाम क्या था, फिलिप। पहला दूसरा छोड़ दो, वैसे द्वितीय है, लेकिन फिर भी राजा का नाम कौन है, फिलिप। फिलिप का बेटा अलेक्जेंडर। देखो ये इंफॉर्मेशन याद रखना बहुत आसान है, 1-2 बार बोल लोगे ये चीजें याद हो जाएंगी और फिर बैठी रहेंगी माइंड में, क्योंकि कहानी चल रही है पूरी। ठीक है ना। अब मकदूनिया में कौन, फिलिप। फिलिप की हत्या कर दी गई, राजा कौन बना, अलेक्जेंडर राजा बन गया। 20 साल की अल्पायु में अलेक्जेंडर क्या बना है, राजा बना है। और यहां से इसने अपना इन्वेजन शुरू कर दिया, बहुत शक्तिशाली राजा था और यहां से इसने क्या किया, अपना इन्वेजन शुरू कर दिया। देखो भारत विजय अभियान के तहत 326 ईसा पूर्व में बल्क क्षेत्र, बल्खान क्षेत्र जिन्हें बोला जाता है, या बाल्कन क्षेत्र भी बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है, बाल्कन क्षेत्र भी इन्हें बोला जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बैक्ट्रिया। अफगानिस्तान का क्षेत्र है, इसको याद रखना, नाम एक और क्या है, बैक्ट्रिया। नाम क्या है, बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया भी क्षेत्र का नाम है। वर्तमान में कहां है ये, अफगानिस्तान के क्षेत्र। तो इस क्षेत्र को जीतने के बाद अलेक्जेंडर कहां पर बढ़ रहा था, इंडिया में बढ़ रहा था। कहां बढ़ रहा था, इंडिया। तब तो ये पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र को इंडिया ही माना जाता था। ठीक है ना। चलो तो भाई बैक्ट्रिया जो जगह थी उस क्षेत्र को, मतलब अफगान वाले क्षेत्र को जीतने के बाद ये कहां बढ़ रहा था, इंडिया में बढ़ रहा था। अब इंडिया में बढ़ने के लिए पहले पाकिस्तान पड़ता है, जो आज पाकिस्तान है, लेकिन पहले तो इंडिया ही था। और ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं वहां पे जो माउंटेन्स हैं वो कौन से हैं, हिंदू कुश माउंटेन्स। कौन से माउंटेन्स हैं, हिंदू कुश माउंटेन्स। हम इस तरीके की चीजें पढ़ते हैं ना।
ठीक है, यहाँ पे जो माउंटेन्स आते हैं ये कौन से माउंटेन्स है? हिंदू कुश माउंटेन्स। कहां पे है? पाकिस्तान में हिंदू कुश माउंटेन्स। यहाँ वाली ये पूरे कौन से हैं? हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है ना, चाइना तरफ ये जो माउंटेन्स पड़ते हैं, छोड़ो, चाइना तरफ के अलग माउंटेन्स पड़ते हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान तरफ जो माउंटेन्स पड़ते हैं वो कौन से हैं? हिंदू कुश माउंटेन्स। तो अगर इसको भारत एंटर करना था तो कहां से एंटर कर सकता था? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाओं से एंटर करना था। ठीक है, एंटर किया भी इसने। जैसे ही एंटर किया, देखो तो पहले क्या हुआ, जैसे ही एंटर किया ना तो पहले तो छोटी छोटी ट्राइब्स मिली। जैसे ही एंटर किया हिंदू कुश माउंटेन्स को, जैसे ही एंटर किया, ठीक है, तो छोटी छोटी ट्राइब्स मिली, तो इस ट्राइब्स को हराया इसने। ठीक है, ट्राइब को हरा दिया, बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया अलेक्जेंडर ने ट्राइब को, और जीत गया। ठीक है, अब जीतने के बाद ये इंडस नदी को क्रॉस कर रहा था, इंडस और झेलम के बीच में। किसके बीच में? इंडस और झेलम के बीच में। कहां आ रहा था? इंडस और झेलम के बीच में आ रहा था। इस तरीके से मैप से पढ़ोगे तो थोड़ा याद रहेगा। यहाँ पे जो शासक था उस शासक का नाम क्या था? अंबी। यहाँ पे जो शासक था उस शासक का नाम था अंबी। नाम क्या था? अंबी। अब ये अंबी क्या हुआ, अलेक्जेंडर से थोड़ा सा डर गया। ठीक है, क्योंकि अलेक्जेंडर की बहुत ज्यादा ख्याति चल रही थी, और इसने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। इसने क्या कर दिया? सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दिया। इसने बोला सर आ जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण कर दिया इसने। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे जो शासक था अंबी, इस अंबी ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। और इसके आत्मसमर्पण के बाद, झेलम के बाद जब आप बढ़ोगे, ठीक है, चेनाब नदी के आसपास तक बढ़ोगे, तो चेनाब नदी के बीच में यहाँ पे जो शासक था वो था पोरस, या कहीं कहीं इसका नाम पुरु भी मिलता है। क्या नाम मिलता है? पुरु। पोरस नाम सुने होंगे आप लोगों ने, ठीक है ना। तो कहीं कहीं इसका नाम क्या मिलता है? पोरस भी मिलता है। ये नदियां किसकी है? इंडस की सहायक नदियां भाई, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है ना। चलो, तो इंडस झेलम के बीच में अंबी ने सरेंडर कर दिया। अब इसको लगा अलेक्जेंडर को किया ये सरेंडर वाला सिस्टम तो बढ़िया है, बिना युद्ध किए हमें क्या मिल गया? राज्य मिल गया। तो इसने मैसेज भिजवा दिया पोरस के यहाँ कि एक काम करो, आप भी सरेंडर कर दो फटाफट, युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर हम आगे का प्रशासन देख लेंगे कैसा क्या करना है। ठीक है ना, इस तरीके के सामने उसको मैसेज भेजा। लेकिन पोरस थोड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति था, उसने बोला सरेंडर तो नहीं करेंगे, आके युद्ध कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे किसका? अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस का युद्ध होता है। ठीक है, अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस का, और इसी बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ हेडिस्पिस। बैटल ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अभी मत लिखो, आएगा, अभी हो जाएगा। ठीक है ना, कहानी सुनते रहो। हेडिस्पिस बैटल बोला जाता है किसको? पोरस और अलेक्जेंडर के बीच लड़ी गई बैटल को, युद्ध को। यहाँ पे पोरस हार गया है और अलेक्जेंडर जीत गया है। लेकिन पोरस से बहुत खुश हुआ, स्वाभिमानी व्यक्ति था। जब पोरस सामने था, हार गया था, तो अलेक्जेंडर पूछा बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। ठीक है, तो पोरस ने बोला वही सलूक करो जो एक राजा राजा के साथ करता है। तो हालांकि अलेक्जेंडर उससे खुश हो गया, बोला कोई बात नहीं, तुम मेरे ही अधीन रह के यहाँ पे राज्य करो। ठीक है, अब देखो एक युद्ध, दूसरा, यहाँ तो युद्ध नहीं हुआ, एक और युद्ध, बीच में एक आध बार और जनजाति वाले आक्रमण कर ही रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो इतने सारे युद्ध के बाद एक्चुअल में अलेक्जेंडर की सेना थक चुकी थी। ठीक है, और चेनाब नदी के बाद जब यहाँ सतलज के आसपास इन्हें पहुंचना था, यहां से शुरू हो रहा था मगध साम्राज्य। यहां से कौन सा साम्राज्य शुरू हो रहा था? मगध साम्राज्य शुरू हो रहा था। और अभी हमने देखे धनानंद की सेना बहुत तगड़ी थी। ठीक है ना, कैवेलरी भी थी उनके पास, इन्फेंट्री भी थी। कैवेलरी मतलब घुड़सवार भी थे, पैदल सेना भी थी। ठीक है ना, सारे चीज थे, हाथी घोड़ा वगैरह सारी चीज थे। और ये सारी खबर पहुंच गई थी किसके पास? अलेक्जेंडर के सेना के पास, है ना, कि भाई वहां पे जो अब दोबारा जो आक्रमण, ये अलेक्जेंडर जो हमें जबरदस्ती ले जा रहे हैं यहाँ पे आक्रमण करने, वो सेना बहुत दमदार है, और अब तो हम कम होते हैं, बहुत कम बचे हैं। ठीक है, कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे? तो अलेक्जेंडर की सेना ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। आज बस कहानी सुन लो, कल इसके आगे की चीजें देखेंगे। अलेक्जेंडर की सेना ने क्या कर दिया? यहाँ पे विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह करने के कारण अलेक्जेंडर को अपनी सेना लेके वापस लौटना पड़ा। ठीक है, जब वापस लौटना पड़ा तो इस क्षेत्र में इसने पोरस को ही दे दिया, इस क्षेत्र में इसने अंबी को ही दे दिया। लेकिन इसके बगल वाला जो कांधार वाला क्षेत्र था, उस क्षेत्र में इसने एक अपना व्यक्ति छोड़ दिया जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। मत याद रखो, बस इतना काफी, अभी मत लिखो। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से बाद में किसका विवाह होगा?
चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होगा, अभी युद्ध होगा, आगे कहानी अभी चलेगी, ठीक है ना। तो इसने अपने एक व्यक्ति को यहाँ नियुक्त कर दिया कि भैया यहाँ तो इन लोग हैं, यहाँ भी हैं, तुम यहाँ पे देखो सेल्यूकस निकेटर को यहाँ छोड़ दिया, तुम यहाँ का राज्य संभालो, हम जा रहे हैं। जाते वक्त तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी, बहुत थक चुके थे, और एक तो इंडिया की गर्मी भी इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इन लोग उस जगह से आए थे। अलेक्जेंडर की तबीयत खराब हो गई और लौटते वक्त बेबीलोन नामक जगह पे, कहां पे, बेबीलोन नामक जगह पर उसकी 32 साल की उम्र में मृत्यु हो गई 326 ईसा पूर्व में। समझ में आया, ठीक है। तो ये थी कहानी किसकी, अलेक्जेंडर की, ठीक है। किसकी कहानी थी, अलेक्जेंडर की। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है ना। चलो तो एक बार फिर से कल कहानी थोड़ा सा दोहरा लेंगे, आगे की चीजें पढ़ेंगे, है ना, और इसके आगे की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। ये सारी कहानियां आप लोग देख लीजिएगा और पीछे की चीजें जरूर, जैसे अगर आप पहला लेक्चर देख रहे हैं तो पीछे की क्लासेस जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, कीप लर्निंग।